बहुजन समाज के गले के अंदर हांडी होती थी, पिछवाड़े के ऊपर झाड़ू बांध दिया। पहले पाखंडवाद को छोड़ना पड़ेगा। जो इनके दिल के अंदर भय और पाखंडवाद बढ़ा हुआ है, बहुजन समाज के लोगों का क्या है कि जितने भी आचार्य हैं, जितने भी पंडित हैं, मंदिरों के अंदर बैठे हैं, उन्होंने इनके दिमाग के अंदर एक डर बांट दिया। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा पितर तुम्हारे को ऐसा कर देगा, तुम्हारे देवता ऐसे करेंगे, तुम ये बकरा नहीं चढ़ाओगे तो ऐसा होगा, तुम शराब नहीं चढ़ाओगे तो ऐसा होगा। जो भी व्यवस्था इस हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के ऊपर सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपनी बहन की शादी तो कर रहा है वो मुस्लिम समुदाय में है, और वो बात कर रहा है हिंदू जगाने की। भारत की एक ऐतिहासिक शख्सियत वीरांगना फूलन देवी, नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन जिस तरीके का सम्मान उनको मिलना चाहिए था कि आज़ादी के 75 साल बाद वैसा मिल पाया, इसी पर बातचीत करेंगे। और देश में जिस तरीके से लगातार बहुजनों के हालात बनते जा रहे हैं, बहुजनों की राजनीतिक भागीदारी कमज़ोर होती जा रही है। कमज़ोर मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके रिजर्वेशन की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, तमाम उनके सेंसिटिव मुद्दों की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर भी आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुजन नेताओं को कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार करना पड़ता है। मेरे साथ हैं खास मेहमान, एकलव्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी। उन्हीं से जानेंगे कि फूलन देवी को क्या वो सम्मान मिल पाया जो मिलना चाहिए था। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल नेशनल दस्तक का धन्यवाद करता हूँ। जी, आपसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि चूंकि आप एकलव्य सेना चला रहे हैं और वो एकलव्य सेना जिसकी शुरुआत फूलन देवी जी ने की थी, क्या फूलन देवी जी को वो सम्मान मिल पाया जो मिलना चाहिए था? सम्मान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ना तो बहन जी को उसकी 44 अशोका रोड पर दिन दिहाड़े सामंतवादी लोगों द्वारा मौत के घाट उतारा गया, आज तक उसकी कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। और नारी शक्ति के लिए मान सम्मान की लड़ाई बहन वीरांगना फूलन देवी ने लड़ी। उसके लिए हम चाहते हैं सरकार बहन वीरांगना फूलन देवी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करे। अगर कोई भी सत्तासीन पार्टी इस किस्म की विचारधारा पर काम करेगी और बहन जी का मान सम्मान करेगी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ इस देश के मूल निवासी आदिवासी मछुआ समुदाय के सभी लोग उस पार्टी को एक तरफा वोट डालकर सत्ता में लाकर ही दम लेंगे। जी, क्या वजह है कि महापुरुषों को, बहुजन महापुरुष मैं इसलिए कहूँगी कि बहुजन महापुरुषों को भारत रत्न भी इतने संघर्षों के बाद मिलता है कि जब तक उस संख्या को सड़कों पर आना ना पड़े तब तक भारत सरकार भारत रत्न देने के लिए आगे नहीं आती है। देश की 78 साल की आज़ादी के बाद भी आज जो भी व्यवस्था इस हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के ऊपर सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। आप किसी भी उच्च पद के ऊपर देख लीजिएगा, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और जितने भी एसडीएम वगैरह जो भी हैं, सारे उन्हीं लोगों के अंदर से नियुक्त किए जाते हैं। तो इस बहुजन समाज को मैं नहीं समझता कि भाई जब तक बदलाव नहीं आएगा तो इसको इंसाफ कहाँ से मिलेगा। ये जो ज़रूरी मुद्दा आपने उठाया है, इसको मुझे नहीं लगता कि बहुजन चैनलों के अलावा भी इस मुद्दे को कोई टीवी चैनल दिखाना ज़रूरी समझता है। क्या वजह है कि ये सब मुद्दे जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है? दर्द जो है ना, जो
बहुजन समाज के चैनल हैं, उन्हीं को इस चीज़ का दर्द है। सामंतवादी मनुवादी लोगों को क्या मतलब उस चीज़ों से, और वो क्यों आकर्षित होंगे? वो तो उन चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अपने जितने भी हिंदुस्तान के अंदर चैनल हैं, मीडिया काम करता है, अपने महापुरुषों को मान सम्मान दिलाने के लिए उन्हें बार बार इस किस्म का प्रचार करना चाहिए। आज देश के अंदर आप ये देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, उन्होंने अपने जीवन लीला ख़त्म होने से पहले एक बात कही थी, भाई मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ मगर हिंदू मरूंगा नहीं। और यही विचारधारा बहन वीरांगना फूलन देवी की थी। उन्होंने भी जेल से मुक्ति पाने के बाद सांसद बनी और बौद्धिज्म को अपनाया। और मैं बहुजन समाज के सभी लोगों से एक बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, भाई इस धरती के ऊपर ये 12% लोग हैं, ये विदेशी हैं, और सारा बहुजन समाज जो है, उस बहुजन समाज का एक ही बाप है। कृपया बटे ना, अपने आप को संगठित करें और अपने समाज की लड़ाई लड़ें, और इस देश के ऊपर आपका साम्राज्य होना चाहिए और आप राज करें। आज हमारे समाज के लोग अलग अलग पार्टियां बना के बैठे हैं, और जिस समाज की जो पार्टी होती है वो सिर्फ उसी को लेके आगे चलता है। एक बार उसका ग्राफ बढ़ता है, थोड़े दिन के बाद में फिर क्या है कि अदर समाज के लोग हैं वो टूट जाते हैं और वो पार्टी का खात्मा हो जाता है। मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन के लिए लड़ाई लड़ी और एक कहावत पेश करी उन्होंने, कांशीराम तेरी नेक कमाई जिसने सोती कौम जगाई। तो इस भारतवर्ष के अंदर उन्होंने इस किस्म का प्रचार, अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर साइकिल के ऊपर भ्रमण किया, अपने बहुजनों को जगाने का काम किया। अगर मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा के ऊपर मायावती जी काम करती तो आज देश के ऊपर इन्हीं की सत्ता होती, मगर एक विशेष जाति के ऊपर उन्होंने ध्यान किया और बाकी लोगों को कोई महत्व नहीं दिया। पार्टी का आज ये हर्ष है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एमएलए है उत्तर प्रदेश के अंदर उसका। तो मैं आपके चैनल, आपने पार्टी की बात की कि पार्टी का एक एमएलए है। ईवीएम एक बड़ा मुद्दा देश में बन चुका है। हो सकता है कि ईवीएम की गड़बड़ी जो हो रही है, जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगता है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से बहुजन पार्टियां पीछे हो गई हैं और केंद्र में जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो सत्ता पर काबिज हो जाती है। ईवीएम बाहर की जितनी मुल्क हैं, जितने सक्षम कंट्रियां हैं, सभी बैलेट पेपर से चुनाव करवाती हैं। तो ये तो जग जाहिर है, अगर जब तक ईवीएम रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, सामंतवादियों का राज रहेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है ना, आपने अपने संगठन के या अपनी अपनी पार्टियों के लेटर पैड पे चुनाव आयोग को सख्त हिदायत देते हुए उनको रिटर्न में दीजिएगा कि हम जो है ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, उसका बहिष्कार करेंगे। तो मजबूरन चुनाव आयोग को इस कदम को उठाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो सकती है, बाकी कोई तरीका नहीं है। अभी केंद्र सरकार चाहती है कि इतिहास को जिंदा किया जाए। आपने बाबा साहब का नाम लिया कि उन्होंने कहा था कि हिंदू तो पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। हिंदुत्व को जिंदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, देश के इतिहास को जिंदा कर रही है, मस्जिदों को खोदने का काम कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है?
जो मतलब बवंडर फैलाया जा रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम का, आप जो है ना उसके और गहराई के अंदर जाइए। इस देश के अंदर जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनकी आप खुदाई करवाइए, नीचे नीचे महात्मा बुद्ध निकलेंगे। तो ये देश बुद्धमयी था, और बुद्ध कोई धार्मिक संस्था नहीं है, बुद्ध एक विचारधारा है। और विचारधारा क्या है कि जिसने बुद्ध की विचारधारा को अपना लिया, इस देश के अंदर 75 कंट्रियां ऐसी हैं जो बौद्धिज्म को अपनाती हैं। तो बुद्ध का मतलब है बुद्धि। उन देश के लोगों के अंदर पाखंडवाद, मंदिर पूजा, मूर्ति पूजा का भ्रम नहीं है। और वो देश आज इस हिंदुस्तान के अंदर सोने की चिड़िया कहलाते हैं, कभी जो हिंदुस्तान कहलाता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुजन समाज इस पाखंडवाद से निकलकर बौद्धिज्म को अपनाए। बाबा साहब कैसे बुद्धिज्म को अपनाएगा? क्योंकि आप अगर हिंदुत्व की बात करें तो आरएसएस और बीजेपी के साथ साथ एक छोटे छोटे दल भी गांव कस्बों में, छोटे छोटे संगठन भी काम करते हैं। वहीं बहुजन लोग जो हैं अपने कल्चरल हेजीमनी को लेके कमज़ोर है। कैसे मजबूत हो बनेगी? कैसे बुद्धिज़्म को फिर से जीवित किया जा सकता है? अभी लगे हुए हैं बौद्ध के अनुयायी जो है पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपनी बहन की शादी तो कर रहा है वो मुस्लिम समुदाय में है, और वो बात कर रहा है हिंदू जगाने की। तो इस किस्म से मतलब ये बहुजन समाज को ये देखते हुए समझना होगा और उस अपनी सोच को बदलना होगा। मेरा तो ये कहना है कि जिन लोगों को अगर उनकी आत्मा इस चीज़ को नहीं मानती कि भाई मंदिर में जाए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, तो जाइए शौक से, वहाँ फूल और प्रसाद चढ़ा के आ जाइए। अगर 1 साल बहुजन समाज इस विचारधारा के ऊपर काम कर ले तो पंडा पुजारी कोई इन मंदिरों में मिलेगा नहीं। आप पंडे पुजारियों की बात की, एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो भारत में हिंदू एक हो जाओ को लेके यात्रा कराएं। वहीं अगर भंते लोगों की बात की जाए, बुद्धिज़्म की आप मजबूती की बात कर रहे हैं, वो घरों से बाहर ही नहीं निकलते। तो कैसे धीरेन्द्र शास्त्री का मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि वो बाबा तो दिन रात सड़कों पर आकर संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, संघर्ष तो कर रहा है। आप उसका देखिए ना, अभी 6 महीने पहले उसने अपनी बहन की शादी मुस्लिम समुदाय में करी। और आरएसएस और बीजेपी के जितने भी सत्ता पक्ष के अंदर जो लोग बैठे हैं, उन या तो कोई उनका लड़का मुस्लिम समुदाय के अंदर ब्याया हुआ है या उनकी लड़कियां। तो फिर मतलब हिंदुत्व की बात किस बिहाफ पे करते हैं वो लोग? आप कह रहे हैं कि बेटियों की शादी मुसलमानों में करते हैं, जबकि बीजेपी आरएसएस तो लगातार मुसलमान विरोधी रही है। वो तो कह रही है कि मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है, मस्जिद तक खुदवा रही है, और आप कह रहे हैं वो शादी कर रही है, दामाद बना रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा ना, सर्च करके देख लीजिएगा गूगल के ऊपर, उन लोगों के कितने नेता हैं, ज्वलंत उदाहरण हैं। तो इन चीज़ों को बहुजन समाज कब समझेगा? और जब तक नहीं समझेगा तो भैया इनके गले में आगे जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो ये हिंदुत्व देश की आज़ादी से पहले भी था। बहुजन समाज के गले के अंदर हांडी होती थी, पिछवाड़े के ऊपर झाड़ू बांध दिया जाता था। और आज 78 साल की आज़ादी के बाद भी बहुजन समाज का कोई लड़का सुंदर है, अगर मूछ रख ली तो उसके ऊपर हत्या, घोड़ी चढ़ गया उसके ऊपर हत्या। हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उनके मटके के अंदर से पानी पी लिया तो उसके ऊपर हत्या। तो मतलब कौन से इस हिंदुस्तान के अंदर, कौन से हिंदुस्तान में? 1-2 केस ऐसे आपने देख लिए होंगे। अगर जातिवाद की बात है तो देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी की जाति से आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। बहन जी, मोदी जी चाहे ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, मगर इसके पीछे सारा सिस्टम जो है आरएसएस चला रहा है। और आरएसएस की विचारधारा को आप देखिए कि क्या उनकी विचारधारा है, किस बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए तो मैं तो समझता नहीं कि भाई ये पिछड़ा समाज अगर
कुछ तरक्की इनको करनी है, तो आपके चैनल के थ्रू मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई 15 साल के लिए जितना बहुजन समाज है, रामायण, महाभारत, गीता, हवन, इन पर चरणों को और हिंदुत्व के जो त्यौहार हैं उनको छोड़ के उस पैसे को अगर वो अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगा देंगे तो 15 साल के अंदर ये देश फिर दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा और बहुजन समाज एक शिखर बुलंदियों पर चढ़ने का काम करेगा। जी, एक आखिरी सवाल, कैसे बहुजनों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी मजबूत बनेगी? आपके पास कोई आइडिया हो, आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? सबसे पहले पाखंडवाद को छोड़ना पड़ेगा। जो इनके दिल के अंदर भय और पाखंडवाद बढ़ा हुआ है, बहुजन समाज के लोगों का क्या है कि जितने भी आचार्य हैं, जितने भी पंडित हैं, मंदिरों के अंदर बैठे हैं, उन्होंने इनके दिमाग के अंदर एक डर बांट दिया, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा पितर तुम्हारे को ऐसा कर देगा, तुम्हारे देवता ऐसे करेंगे, तुम ये बकरा नहीं चढ़ाओगे तो ऐसा होगा, तुम शराब नहीं चढ़ाओगे तो ऐसा होगा। मैं ये कहता हूँ कि जो ये बहुजन समाज के लोगों को इस किस्म की शिक्षा देते हैं, वो आप मेरे को ये दिखा दोगे कब उन्होंने महाभारत, रामायण का कोई पाठ किया, कहीं उन्होंने भागवत करवाई, कहीं उन्होंने यज्ञ करवाया। तो ये मतलब बहुजन समाज के लोगों के ऊपर ही इस चीज़ को थोपने का काम क्यों करते हैं? और जब तक बहुजन समाज इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेगा तो इस समाज का भला होने वाला नहीं है। मैं तो बहुजन समाज के लोगों को ये कहता हूँ कि भाई जो आदमी ये कहता है कि मेरे घर के अंदर भाई ओपरी छाया का विचार हो गया, भूत प्रेत आते हैं, बहन वीरांगना फूलन देवी का फोटो अपने घर के अंदर लगा के एक हफ्ता उसके ऊपर अगरबत्ती कर दो, उसके अंदर, उस घर के अंदर अगर भूत प्रेत का साया पहुंच जाए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811396189, मुझसे संपर्क कर लेना। जब उसने जिंदा भूत नहीं छोड़े तो मरा हुआ भूत क्या उस घर के अंदर प्रवेश कर पाएगा? जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल का। तो ये थे सुभाष कश्यप जी। फिलहाल वीरांगना फूलन देवी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत सरकार से ये अपील है। सोचिए, जाति और पार्टी देखकर इस देश में महापुरुषों को भारत रत्न दिया जाता है। जिस तरीके से जब चुनाव नज़दीक आएगा तब बहुजनों को भारत रत्न बांटने का काम करती है भारत सरकार। जाति और पार्टी से इस देश की सरकारों को उठना पड़ेगा और बहुजन समाज के लोगों से खासकर अपील है कि जब तक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी आपकी मजबूत नहीं होगी, आपके महापुरुषों को भारत रत्न के लिए लगातार संघर्ष करते रहना पड़ेगा। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में कर्मकांड छोड़कर देश के नागरिकों का भलाई हो सकती है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।